पहले आदिवासी का दर्जा जिस जाति को प्राप्त था, आज सरकारी स्तर पर इसकी उपेक्षा क्यों की जा रही है? लगातार आंदोलन रखा जा रहा है, डेटा रखा जाता है, जातियों की सूची रखी जाती है। इस सूची से यह डिफाइन किया जाता है कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, हम झारखंड की ही बात करें तो झारखंड के अगर 5 प्रमंडल के अंतर्गत कहीं ना कहीं इनका एक बड़ा वोट बैंक है। बीजेपी को अगर राज्य में वापसी करना है तो आप सोशल मीडिया के पन्नों पर लगातार ये सारी चीजों को देखेंगे। अगर बीजेपी को राज्य में वापसी करना है और तत्काल जो 21 से पहुंचकर श्रीमान वही बहुमत की सरकार बनाने की बात 2029 के आसपास अगर उन्हें सोचना है तो कुर्मी पर उनको नजर डालना पड़ेगा। यह बिल्कुल स्पष्ट हम इस तरीके इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर 12 से 17% वोट बैंक को वह घुमाने में मूव किए और एक बड़ा नेता, वैसा युवा नेता को अगर डिफाइन करने में बेहतर अप्रोच लाकर रख दिए तो बीजेपी की वापसी मुझे संभव दिखती। नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं उमेश श्रीमान आपका स्वागत है। यूं तो झारखंड के अंतर्गत राजनीति ऐसे मुद्दों को गर्म करती है जिसमें कहीं ना कहीं लगता है उम्मीद दिखने लगता है। अनेक पार्टियों के द्वारा बहुत सारे मुद्दे लगातार अगर पिछले 22 सालों का, अगर 24 सालों का अगर इतिहास देख ले तो इस ऐतिहासिक दौर में 24 सालों में एक बहुत बड़ा मुद्दा जिसको बोलते हैं क्या कुर्मी आदिवासी हैं या क्या इस जाति को एसटी का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं। कुर्मी शब्द की जब आप बात करेंगे तो आपके पास 2-3 राज्य ऐसे आ जाएंगे जहां आपका लगेगा कि इनका जनाधार या जनादेश मजबूती के साथ है। अगर झारखंड की बात करें तो हालांकि जाति जनगणना नहीं हुआ है, लेकिन आंकड़ों के मुताबिक लोगों का कहना है या सूत्रों से या बहुत सारे वेब पोर्टल से ये जो जानकारी मिल पाती है जिसमें यह बात कहा जाता है तकरीबन 15 से 17%, लेकिन एग्जैक्ट बहुत सारे लोग जो यह कहते हैं अनुमानित आंकड़ा 13 से 14%, लेकिन किसी भी राज्य के अंतर्गत 13 से 14% का आंकड़ा हल्का नहीं होता। उसी तरीके से उड़ीसा या फिर यूं कहें बिहार या फिर पश्चिम बंगाल, असम, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां कुर्मी शब्द एक ऐसा शब्द है जहां राजनीतिक या सामाजिक किस तरीके से इनको किस वर्ग में देखा जाए या केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में आज भी एक बहुत बड़ा दुविधा बना हुआ है। आखिर वास्तविक स्थिति क्या है? आपको याद होगा 2022 में, जी हां श्रीमान, 2022 में हेमंत सरकार ने अपना पीठ थपथपाया था और बहुत सारी मिठाइयां बांटी गई कि श्रीमान 2 बिल विधेयक पास किया जाना था। पहला 1932 का, 1932 के नाम पर चौक चौराहों पर बड़े बड़े बैनर लगाए गए, पोस्टर लगाया गया और यह कहा गया कि अब इसको यहां से कैबिनेट से पास करने के बाद श्रीमान इसको केंद्र सरकार में भेजा जाएगा और केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा कि इसे 9वीं अनुसूची में लिस्टेड किया जाए। श्रीमान यह आसान नहीं था और ये मुझे लगता है अभी तत्काल ठंडे बस्ते में है क्योंकि केंद्र सरकार की इस पर पूरी नजर ना तो पहले थी ना आज है, ना मुझे अभी नजर कुछ वैसा आ रहा है। दूसरा एक विधेयक था जिसमें आरक्षण की बात कही गई थी। आरक्षण जिसमें ओबीसी, जिसमें एसटी और एससी, खासकर ओबीसी के अंतर्गत अनुसूची वर्ग के जो वर्ग 1 और वर्ग 2 माने एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2, साथ ही साथ वैसे जो कमजोर वर्ग से आते हैं उन लोगों के लिए आरक्षण में अधिकतम प्रतिशत मुहैया करवाना। सरकार ने पीठ थपथपाया और उनका यही कहना था श्रीमान कि एक बेहतर चीज हम लोग लाकर लोगों के पास रखे हैं क्योंकि हमारी मंशा बिल्कुल साफ है। यह हेमंत जी का कहना था, उनकी सरकार का कहना था, हमारी मंशा बिल्कुल साफ है। और अब जो अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 27% आरक्षण की बात सामने लाकर रखी गई थी। थोड़ा विस्तार से इसको समझेंगे। झारखंड के हेमंत सोरेन ने पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति को 12%, अनुसूचित जनजाति 28%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 में आने वाले 15% और पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 में आने वाले ओबीसी को 12% का आरक्षण। इसके साथ साथ एक और बात रखा गया था, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% का आरक्षण का प्रस्ताव पास किया गया। यानी यूं कहें कि पूरे राज्य में अगर 100% जनसंख्या के आंकड़े से अगर इस आरक्षण की श्रेणी को आप समझे तो 77% वैसी चीजें जो आरक्षित कर दी गई थी। झारखंड के हेमंत सरकार ने बुधवार का दिन था, हुई कैबिनेट की 2 बड़े बैठक। ये 2 बड़े बैठकों में श्रीमान मैंने आपको बताया, एक 1932 और दूसरा आरक्षण के श्रेणी में प्रतिशत को बढ़ाने का मांग। लेकिन अब आज का जो मुद्दा जो आपके साथ विश्लेषणात्मक तरीके से रखेंगे, आखिर कुर्मी एक ऐसा शब्द जो अनेक जाति, अनेक स्टेटस के माध्यम से अनेक जगहों पर डिफाइन कर रहे हैं और उसमें जो बात उठती है क्या इन्हें आदिवासी का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं। जब आदिवासी के दर्जा की बात करते हैं तो एक बात आपके पास बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि आदिवासियों में मनमुटाव कुर्मी के प्रति बढ़ेगा
और यह बढ़ा है। अगर पिछले 2.5 से 3 वर्षों का जेबी केसेस टू जेल कैंप का अगर इतिहास देख लें तो इससे पहले बड़ा नेता सुदेश महतो जी कुर्मी के जाने जाते थे। हालांकि कुर्मी के बहुत सारे नेता विधायक बने, सांसद बने, उन्होंने अनेक अलग अलग पटल पर इस बात को सामने लाकर रखने का काम किया। लेकिन जिस तरीके से जेल रोका गया, सेल रोका गया, बंदी की गई, हड़तालें की गई, लेकिन आज भी सरकार के कान में श्रीमान उस जोर से यह बात नहीं पहुंच पाई जहां तक आदिवासी के रूप में, एसटी के रूप में कुर्मी को दर्जा मिल सके। कंफ्यूजन कहां है, इसको जरा समझते हैं। नंबर वन कंफ्यूजन यह है, यदि कुर्मी को आदिवासी में जोड़ा गया तो अगर जनगणना होती है और किसी कारणवश आदिवासी और कुर्मी श्रीमान अगर दोनों का जनसंख्या बराबर हो जाता है तो वही 27-28% आरक्षण में कुर्मी जाति को भी आरक्षण मिलने लगेगा। ऐसे उनके मन में यह दंश है, उनके मन में यह दुविधा है कि श्रीमान जो अभी मुझे आरक्षण प्राप्त है, जो सीटें चाहे वो राजनीतिक या नौकरी या अन्य जगहों पर जो आरक्षण मुझे प्राप्त है, वो जगहों पर कुर्मी जाति का वर्चस्व बढ़ेगा। इतिहास गवाह है श्रीमान कि जब चीजों का बंटवारा होता है तो कहीं ना कहीं विरोध होता है। लेकिन अब दूसरा है, कुर्मी का कहना है कि जो अगर 1947 के खाता या 1947 से पहले आदिवासी का दर्जा जिस जाति को प्राप्त था, आज सरकारी स्तर पर इसकी उपेक्षा क्यों की जा रही है। लगातार आंदोलन रखा जा रहा है, डेटा रखा जाता है, जातियों की सूची रखी जाती है। इस सूची से यह डिफाइन किया जाता है कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, हम झारखंड की ही बात करें तो झारखंड के अगर 5 प्रमंडल के अंतर्गत कहीं ना कहीं इनका एक बड़ा वोट बैंक है। इस वोट बैंक की राजनीति के अंतर्गत नेता कौन होगा ये तो बात का विषय है। लेकिन जेल कैंप ने इस मुद्दे को भी उठाया और इसी जेल कैंप जयराम महतो जी हाँ, जो डुमरी के विधायक हैं, जब वो विधायक नहीं थे तो इस मुद्दा को उन्होंने बहुत प्रचंड और प्रबल तरीके से उठाया था। हालांकि बहुत सारे लोगों की तरफ से यह बात रखी गई कि वो मुखर होकर इस बात को सामने नहीं रखे। श्रीमान ये तो राजनीति है, मुखरता एक तरफ करवट लेंगे तो उस समय वो किसी पद पर नहीं थे, किसी संवैधानिक पद तक बिना पहुंचे हुए अपनी बात को सर्वांगीण तरीके से मनवा पाना सरकार से बहुत मुश्किल है। अभी उनके द्वारा उठाया गया मुद्दा में युवाओं ने जोर लगाया। युवाओं का जो संख्या है, अगर उसी संख्या बल की बात करें तो अगर 14% का हवाला दिया जाता है कुर्मी जाति के तरफ से तो इसमें से 9% तो आप जरूर मान के चले श्रीमान युवा वर्ग है। और 9% का मतलब होता है एक बड़ी राजनीति। एक बड़ी राजनीति को किस तरीके से सरकार मैनिपुलेट करके रोकी हुई है। हालांकि ये हालिया के दिनों में अगर इस चीज को अगर समझा जाए तो एक बात और आप स्पष्ट तरीके से समझ पाएंगे कि कुर्मी शब्द केवल एक जाति तक ही सीमित नहीं रह गया, बल्कि अब ये एक आगाज और आंदोलन बन गया है। इन्हें रिजर्वेशन के माध्यम से इनको ऐसा लग रहा है कि हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, युवतियों को बेहतर चांस मिलेगा, युवकों को बेहतर जगह एडमिशन मिलेगा, इंजीनियरिंग, मेडिकल या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जहां भी नौकरियां होंगी उन जगहों पर भी इनको बेहतर एक ऑप्शन मिलेगा और इनका जीवन स्तर में सुधार होगा। लेकिन क्या महज ये एक राजनीतिक हथकंडा माने और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच फंसा हुआ किस पचड़े में है? आखिर दोनों बात को जब 2022 में रिजर्वेशन के माध्यम से आगे बढ़ाया गया हेमंत सरकार के द्वारा, तो हेमंत सरकार भी इस बात को स्टंट अभी तक क्लियर नहीं की, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक उनका आदिवासी का है। एक बड़ा वोट बैंक में स्पष्ट तरीके से कुर्मी का अनुशंसा कर केंद्र सरकार के पाले पर फेंकना, क्योंकि जहां आदिवासी नाराज हुए तो जेएमएम की मुश्किलें राज्य में बढ़ेंगी, महागठबंधन की मुश्किलें राज्य में बढ़ेगी। तो जब महागठबंधन की राजनीति के अंतर्गत कुर्मी शब्द को आप टटोलेंगे तो एक बात आपको स्पष्ट क्लियर आएगा। मैं एकदम बिल्कुल लाग लपेट नहीं, ना पक्ष ना विपक्ष, एक बात आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि अगर 28% रिजर्वेशन के अंतर्गत बंटवारा हुआ तो आदिवासी, जो पुराने आदिवासी लिस्टेड जो भी जातियां हैं, उनके मन में कुर्मी के प्रति आक्रोश बढ़ेगा। लेकिन यह तो बात है हक की। अब यह समझना पड़ेगा केंद्र सरकार को, अगर जाति जनगणना होती है तो चीजें ज्यादा बेहतर हो पाएंगी। अगर मैं इसका पक्षधर नहीं हूं, ना मैं इसका विरोध कर रहा हूं, मेरा काम है अपनी चीजों को आपके पास पहुंचाना और आपकी चीजों को आम जनता के बीच में उसको शेयर करके डिफाइन करने का कोशिश। ये जो विश्लेषणात्मक तरीके से हम आपको बतलाने की कोशिश कर रहे हैं, यही जानना है कि क्या यह केवल आंदोलन बनकर रह जाएगा या वाकई जो 12 से 17%, कभी कभी आंकड़े डिफर हम कर रहे हैं कि 12 से 17% के बीच में जो कुर्मी जाति है झारखंड में, एसटी में आने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही है, लेकिन राज्य सरकार कितना प्रबल तरीके से बात को रखेगी। अब यहां आता है विपक्ष। विपक्ष में सबसे बड़े यहां क्षेत्रवाद
अगर चीजों को समझेंगे तो क्षेत्रीय राजनीतिक में सुदेश महतो जी का नाम आया, और सुदेश महतो जी जब यहाँ केंद्र में भाजपा की सरकार थी और राज्य में भी भाजपा की सरकार थी, उस समय जितनी मुखरता से उन्हें बात रखनी चाहिए थी, मुझे लगता है उसमें थोड़ा सा कमी रह गया। लेकिन अब फिर उस टटोला ज्यादा, उस नब्ज को टटोलने के बाद, क्योंकि 14 से 17% या 12 से 17% का आंकड़ा को अगर वोट बैंक के तरीके से समझेंगे तो किसी भी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। अब बीजेपी को अगर राज्य में वापसी करना है तो आप सोशल मीडिया के पन्नों पर लगातार ये सारी चीजों को देखेंगे। अगर बीजेपी को राज्य में वापसी करना है और तत्काल जो 21 से पहुंचकर श्रीमान वही बहुमत की सरकार बनाने की बात 2029 के आसपास अगर उन्हें सोचना है तो कुर्मी पर उनको नजर डालना पड़ेगा। यह बिल्कुल स्पष्ट हम इस तरीके इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर 12 से 17% वोट बैंक को वो घुमाने में मूव किए और एक बड़ा नेता, वैसा युवा नेता को अगर डिफाइन करने में बेहतर अप्रोच लाकर रख दिए तो बीजेपी की वापसी मुझे संभव दिख रही है। क्या कुछ होगा अब तो 2029 बहुत दूर है, लेकिन कुर्मी का पूरा आस लगा हुआ है एसटी में शामिल होने का। एसटी में शामिल होना यह आसान तो नहीं होगा, 9वीं अनुसूची में 1932 का लिस्ट पहुंचना आसान तो नहीं होगा। बस अब डिफरेंस किस तरीके से कौन नेता उठाकर कहां तक केंद्र सरकार के पाले में गुगली खेल पाएगा, सब्र का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार झारखंड आप सभी को विश्लेषणात्मक तरीके से क्या कुर्मी को आदिवासी में उसे सूचित करना चाहिए, नामित करना चाहिए, उसे में सूचीबद्ध करना चाहिए नहीं, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक जय हिंद श्रीमान। जोहार झारखंड। सुख सक्षमता के साथ आप किसी धर्म, जाति, गोतिया या राज्य में रहते हो, इतना तो तय है कि श्रीमान हम आपके लिए मंगल की ही कामना करें।